और कई बार तो पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना दाम नहीं मिलता कि आप घर का खर्च चला सकें। ये क्यों? अभी अभी आज मैं देख रहा था अखबारों में, आपने पढ़ा होगा, ऐसे लोग हैं जिन्हें 70 करोड़, 7 करोड़ से 70 करोड़ सालाना के पे पैकेट्स, महीने में 6 करोड़ 7 करोड़ के पे पैकेट्स, एक दिन में 20 लाख 25 लाख रुपए के पे पैकेट्स। अगर एक जगह 25 लाख रुपए मिलते हैं किसी कंपनी के मालिक को, मजदूर को क्या मिलता है? इसीलिए जो नारा आपके सामने लगाया गया, मालिक मजदूर और हिसाब लेंगे, तो हम हिसाब यही जानना चाहते हैं कि भाई ये बता कि तू इतनी मोटी तनख्वाह ले रहा है और छुट्टी भी मना रहा है, विदेश की सैर भी कर रहा है, बड़े बड़े ऊंचे 26-26 मालों के फ्लैट्स में भी रह रहा है, और ये गरीब आदमी जो तेरे यहाँ काम कर रहा है, इसे तू कभी भी छुट्टी मार के निकाल देता है। ये कौन सा न्याय? ये कौन सा न्याय? ये हिसाब पाई पाई यहाँ होना है। तू 70 करोड़ नहीं, तू 100 करोड़ रुपए ले, कोई दिक्कत नहीं। 1000 करोड़ रुपए ले, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो नीचे वाला है, इसको कहाँ छोड़ना है? सवाल ये है। देश में उद्योग बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश में संपत्ति आए, जरूरी है, मगर उसका वितरण भी जरूरी है। उस संपत्ति को पैदा करने में जो लोग अपना हार्ड मास लगाते हैं, जो लोग अपनी सारी शक्ति लगाते हैं, उनका भी हिस्सा उसमें न्याय का होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हम किसी के दुश्मन नहीं है, मालिक से कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी इसी भारत माता की संतान है, हम भी इसी भारत माता की संतान है। लेकिन ये क्या बात है कि एक संतान सिर्फ सेवा करती है और दूसरी संतान सिर्फ मेवा खाती है। ये अन्याय नहीं चाहिए। हिसाब होगा, हिसाब करो और उस हिसाब के हिसाब से देश की व्यवस्था चलाओ। ये जो विषमता है, ये नष्ट होनी चाहिए। इस विषमता को मिटाना है। और ये विषमता इसलिए प्रहलाद जी बोल रहे थे कि हमारे देश में आज एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें केवल कुछ बड़ी पूंजी, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, उसी का बोलबाला है। और अब विदेशी पूंजी आ रही है जो सबसे खतरनाक है। अभी सरकार ने पिछले दिनों विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में खुदरा बाजार में आने की इजाजत दी है। बहुत बातें समझाई है उन्होंने, कहा कि इससे बड़ा लाभ होगा, इससे नौकरियां बढ़ेंगी। भाइयों और बहनों, इससे बड़ी झूठ कोई नहीं हो सकती। एक कंपनी वॉलमार्ट जिसका जिक्र किया गया, उसका सालाना व्यापार $400 बिलियन का है। $बिलियन। अगर हिंदुस्तानी रुपयों में इसको करें तो कई लाख करोड़ रुपए। हमारा खुदरा व्यापार $400 बिलियन। हमारे यहाँ 5 करोड़ लोग उस पर काम करते हैं और वॉलमार्ट में 25 लाख लोग काम करते हैं। दूसरा स्पीकर बताइए कहाँ ज्यादा रोजगार है, हिंदुस्तानी खुदरा बाजार में या वॉलमार्ट में? बताइए कहाँ ज्यादा रोजगार है? हमारे व्यापार में 5 करोड़ आदमी काम करते हैं, उस कंपनी में 25 लाख लोग काम करते हैं। किसमें ज्यादा लोग काम करते हैं बताइए? अपने में, हमारे भारत वाली में तो हाँ कहिए और नहीं है तो ना कहिए। किस कंपनी में ज्यादा काम होता है? अगर इसको हटा दिया और विदेशी को ले आए तो क्या होगा? रोजगार खत्म होगा, रोजगार नहीं मिले। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, किस हिसाब से वो कहते हैं कि आपको रोजगार मिले? फिर कहते हैं आप क्यों चिंता करते हैं, किसान का बहुत फायदा होगा। किसान का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, पूरे आंकड़े, पूरी रिपोर्ट हमने सदन में रखी है और जब चाहे जहां चाहे मैं प्रधानमंत्री जी को, उनके सभी मंत्रियों को, उनके आर्थिक सलाहकारों को खुली चुनौती देता हूं कि आए वो हमसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस मामले में खुली मंच पर बहस कर लें कि इस नीति से देश का विकास होगा या देश का विनाश। हम साबित करने को तैयार, कोई दिक्कत नहीं है इस बात। ये जो वॉलमार्ट है, ये जो बड़ी कंपनियां हैं 4-5 जिसको आने की सुविधा दी जा रही है, इनकी पहला बात तो ये सुनिए कि ये
80,000 सामान बेचता है वॉलमार्ट, जो सबके सब चीनी कंपनियों में बने। 6,000 चीनी कंपनियां वॉलमार्ट को सामान सप्लाई करती हैं, जो 80,000 सामान सप्लाई करती हैं, और वो सामान वॉलमार्ट में। ये गए थे नितिन जी अभी बाहर, एक दुकान में उसकी देखा इन्होंने, सामान देखा, उसमें लिखा, क्या लिखा था? तो आप क्या कर रहे हैं? यानी आप उसको बुला रहे हैं जो जिसकी सारी आमदनी चीन जा रही है। क्या बात है? इसे मजबूत करना चाहते हैं। आपके रक्षा मंत्री कहते हैं चीन से खतरा है, आपकी सेना के लोग कहते हैं चीन से खतरा है, और आप कहते हैं कि नहीं चीन बहुत अच्छा है, वॉलमार्ट के जरिए आ रहा है, आने दो। क्या बात है? क्यों? किस लिए? कि हम सवाल पूछना चाहते हैं कि ये नीति किधर ले जाएगी, हमको क्या करेगी? फिर देखिए, ये वॉलमार्ट जो है ना, ये जब सामान को ये कहते हैं ना ठेले वाले, तो फिर नुकसान नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, ठेले वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, ट्रक वाले सब फंस जाएंगे इसमें। ये वॉलमार्ट कहेगा कि इस गाड़ी से सामान नहीं आएगा, अगर वॉल्वो वाली एयर कंडीशन गाड़ी से सामान लेके आओगे तब मेरे यहाँ सामान दे पाओगे, वरना सामान नहीं लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर भाइयों, टेम्पो और रिक्शा वाले भाइयों, होशियार, खबरदार, खबरदार, दे देगा सामान। मैं जानता हूं उनकी शर्त है, कहेंगे नहीं। और जो सामान आप लेके जाओगे, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, उसके लिए क्या शर्तें हैं वो बताता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, कोई बिचौलिया खत्म नहीं होगा। 4 नए बिचौलिए आ जाएंगे। पहला सवाल पूछेगा अनाज में बीज कहां से लाए थे, उसका सर्टिफिकेट लाओ। व्यापारी से कहेगा कि कहां से आपने, कौन सी रुई से बना हुआ सामान है, उसका प्रमाण पत्र लाओ। फिर किसान से कहेगा खाद और पेस्टिसाइड कौन सी डाली थी, उसका प्रमाण पत्र लाओ। फिर कहेगा कि ये सामान की केमिकल फाइटोसैनिटरी जांच कराओ, इसके अंदर कितनी नमी है और कितनी नहीं है, अगर उसके हिसाब से है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और जांच कहाँ कराओ? मेरी प्रयोगशाला, हिंदुस्तान की प्रयोगशाला का नहीं चलेगी। और उसके बाद इतने दाम पर दे रहा हूं तो दो, नहीं घटाओ। मैं बनारस का सांसद हूं, वहां ये व्यापारियों की बैठक हो रही इस खुदरा के खिलाफ, किसानों की बैठक हो रही। तो एक व्यापारी खड़े हो गए, चलिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जो सामान बनाता हूं उसका दाम आता है डॉलर में $4.90, और जब मैं बेचने के लिए जाता हूं तो कहता है इस पे ठप्पा लगाओ $49, और मुझे डॉलर दे जाए। कहते सस्ता मिलेगा, कोई सस्ता नहीं मिलेगा। अमेरिका में रिसर्च करवाई हमने, डेनमार्क में, राकेश, जर्मनी में, जहां की कंपनी आ रही है, यहाँ फ्रांस में, वहां सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि सामान महंगा है, सामान सस्ता नहीं है, बिचौलियों की भीड़ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एकाधिकार है। हमारा सारा बाजार 400 बिलियन का, उसका अकेले का बाजार 400 बिलियन। क्या बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? किस लिए कर रहे हैं ऐसा? राकेश, किसको नष्ट नहीं करेंगे? ये न समझिए कि इसका असर सिर्फ वहां जा रहा है, व्यापारी पर, उद्यमी पर जा रहा है। सरकार बोलती है कि छोटे व्यापारियों से और छोटे कारखाने वालों से 30% सामान लेंगे, बेहुदा बात, इससे बड़ी फरेब की बात नहीं हो सकती। एक बार किसी विदेशी कंपनी को आपने यहाँ स्वीकार कर लिया, वो स्वदेशी बन जाता। आप फिर किसी कंपनी को ये मजबूर नहीं कर सकते कि ये सामान यहाँ से खरीदो या वहां से खरीदो। वॉलमार्ट फिर भी चीन से लाएगा और यहाँ बेचेगा, जहाँ सस्ता मिलेगा वहां से लाएगा। और आज आपको बता रहा हूँ कि सारे अमेरिका में विद्रोह हो रहा है उसके खिलाफ, मना कर रहे लोग, और ये कंपनी घूसखोरी करती है। घूसखोरी के इल्जाम में मैक्सिको पर इसमें मुकदमा चला और लाखों डॉलर इसमें जुर्माना हुआ। अपनी खुली बजट में कहता है कि मैंने $53 बिलियन हिंदुस्तान में लोगों में बांटे, अपनी कंपनी को यहाँ लाने। क्या बांटे? किस मंत्री को बांटे? तुम जरा ये भी बता दो, उसको ये नाम किसको बांटे, किस आदमी को बांटे? इन सारी बातों में आपको सावधानी के साथ रहना है, मिलकर लड़ना है। और दूसरी बात यह कि हमें एक और खतरा पैदा हो रहा है।
और वो हो रहा है आजकल कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी हिंदुस्तान के दिहाड़ी मजदूर को है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये आज काम पे रखा, कल निकाल दिया, 15 दिन काम कराया, 16वें दिन छुट्टी कर ली। उसके बारे में प्रहलाद जी आपको बता रहे थे, कोई उसके लिए किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये गलत बात, ये गलत बात। ये आदमी ईमानदारी से काम करता है, उसे आप 15 दिन में निकाल देंगे। हमारे देश का एक बहुत पुराना सिद्धांत था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उसने लिखा है कि राजा को अपने नौकरियों में ईमानदार लोगों को रखना चाहिए और बेईमानों को निकाल देना चाहिए। इस सरकार में बेईमानों को नौकरी में रखा जा रहा है और ईमानदारों को निकाल। एक आदमी जो ईमानदारी से काम कर रहा है, अपने शरीर का खून पसीना लगा के काम कर रहा है, पेट पालने के लिए काम कर रहा है, उसको तो 15 दिन के बाद आप छुट्टी करना है। और एक आदमी जो बेईमानी में, जिसपे चार्जशीट लगी हुई है, जिसपे मुकदमा चल रहा है, वो बरसों वहां पड़ा रहता है, निलंबित रहता है, सस्पेंडेड रहता है, आधी तनख्वाह भी पाते रहता है और बाद में छूट भी जाता है, और ये बेचारा गरीब आदमी निकाल दिया जाता है। हम इसपे संशोधन के मांग करते हैं। ये गलत। इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए निश्चित कानूनी सुविधाएं, व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। शिक्षा की, चिकित्सा की, उचित वेतन की और वृद्धावस्था के अंदर सुरक्षा। ये हमारे देश का प्राचीन काल से एक व्यवस्था का पक्ष बना हुआ था और वो हमें लागू करना है। हमें ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना है। पंडित दीनदयाल जी ये कहा करते थे कि भारत तभी भारत बनेगा जब यहाँ का हर एक व्यक्ति वो एक जीवन के ऐसे स्तर पर होगा कि जहाँ से उसे अपना भविष्य बनाने में कोई कठिनाई ना हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नर सेवा नारायण। भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है और जो संकल्प की इन्होंने बात की, तो हम तो इतना संकल्प ले चुके हैं और फिर दोहराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन नहीं लेगी जब तक सीढ़ी पर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को ऊंचे पायदान पर न पहुंचा। ये हमारा संकल्प है और प्रहलाद जी, इस संकल्प का कोई विकल्प, इस संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। भारत के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को मौलिक सुविधाएं पाने का अधिकार है। और मैं तो ऐसा समझता था कि आपकी मांगों में जैसे हमने शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया, प्रहलाद जी आपकी मांग होनी चाहिए थी रोजगार का भी। रोजी रोटी नहीं, रोजगार बहुत सीधे, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क। भगवान ने मनुष्य को शरीर दिया है, इसके साथ अपने आप राइट्स आते हैं। पाँव दिया है तो चलने का अधिकार है, आँख दी है तो देखने का अधिकार है, जीभ दी है तो बोलने का अधिकार है, कान दिए है तो सुनने का अधिकार है, हाथ दिए हैं तो काम करने का अधिकार है और पेट दिया है तो खाने का अधिकार है। ये मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं और ये हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए। और ये हमारा संकल्प है कि भारत के हर व्यक्ति को मिलाएंगे और इसका कोई विकल्प नहीं होगा। मैं फिर से बधाई देता हूँ आपको और महान कार्यक्रम के द्वारा आपने संदेश दिया है देश को, देश की जनता को, एक आशा की किरण दिखाई है लोगों को। हाँ, अभी तक जिस रूप में अपने आप को निसहाय और असहारा समझते थे, अब वो समय समाप्त हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी और उसका एक मजदूर महासंघ आपके लिए हर संघर्ष के लिए तैयार है। नमस्कार।